आज यूपी में चौथे चरण का घमासान है। 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इस फेज के साथ ही यूपी में सीटों का आंकड़ा बहुमत के पार पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर तैयारियां की जा चुकी हैं। अब इंतजार वोटर्स का है। यूपी में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान शुरू और चौथे चरण पर कई प्रमुख लोगों की किस्मत कैद होगी। यूपी के 4 मंत्रियों की चुनावी साख दांव पर है। इस चरण में जिन प्रमुख लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें लखनऊ पूर्व से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष टंडन, लखनऊ कैंट से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक, लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से सपा की गोमती यादव, मलिहाबाद सीट से भाजपा की जय देवी, सरोजनी नगर से सपा के अभिषेक मिश्र, लखनऊ मध्य से सपा के रविदास मेहरोत्रा, हरदोई सदर से भाजपा के नितिन अग्रवाल, सीतापुर की सेवता से सपा के महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू आदि शामिल हैं। तो कई मंत्रियों की आज किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 4 मंत्रियों की चुनावी साख दांव पर है। आज बाराबंकी कौशाम्बी में पीएम मोदी की रैली भी होने वाली है। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल रायबरेली से जुड़ गए हैं। सीधा अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, रायबरेली की चुनावी सुबह कैसी दिख रही है? और वहां पर अगर बात की जाए तो अदिति सिंह एक अहम दावेदार नजर आ रही है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, किस तरह की टक्कर उनको मिलने वाली है? देखिए, अदिति सिंह की अगर बात की जाए, वो विधायक हैं और बीजेपी में चुनाव से पहले ही ठीक बीजेपी में शामिल हो गई थी। ये जो सीट है ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। अगर लोकसभा की बात भी की जाए तो 1952 से सिर्फ 3 बार को छोड़ करके लगातार कांग्रेस यहां से जीतती रही है। चाहे इंदिरा गांधी हो, फिरोज गांधी हो, शीला कौल हो, अरुण नेहरू और सोनिया गांधी उसके बाद से। और विधानसभा की अगर बात की जाए तो अदिति सिंह के फादर अखिलेश सिंह भी इस सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। हालांकि 3 बार वो कांग्रेस से रहे और उसके बाद इंडिपेंडेंट भी रहे, लेकिन अदिति सिंह उसके बाद एक आकर के चुनाव लड़ा और विधायक बनी, लेकिन वो बीजेपी में चले गई। लेकिन कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी इस बार अदिति बीजेपी मनीष चौहान को कांग्रेस से उम्मीदवार उतारा। डॉक्टर हैं वो पेशे से, लेकिन इस बार अलग अलग मुद्दे हैं क्योंकि 5 साल योगी की सरकार थी। बीजेपी अपने कामकाज लैंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट मांग रही है, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस और यहाँ पे कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अशोक, माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। हिमांशु का रुख करना होगा। हिमांशु के साथ साक्षी महाराज इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भूर भूर प्रशंसा कर रही है। मैं भी अपने को बड़ा नेता समझता हूं, लेकिन मैं भी अगर योगी मोदी के खिलाफ 4 वोट डलवाना चाहूं तो मेरी औकात नहीं है। इतना मोदी जी का और योगी जी का जादू से चढ़ करके बोल रहा है। मेरा अपना निजी अनुमान है, 10 तारीख को निकल के आएगा मेरा अनुमान सही था कि गलत है, कि 2017 में जिस भारी बहुमत से योगी जी ने सरकार बनाई थी, 2022 में उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ योगी जी सरकार बनाने वाले हैं। योगी जी सरकार बनाने वाले आपको लग रहा है, लेकिन मुद्दे क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, हर मुद्दे पे फेल है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को आमदनी, महिलाओं के यहाँ गैस कनेक्शन तो दे दिया लेकिन सिलेंडर खाली है। किसान इतना खुश पहली बार, अब आप ये जानते हैं मैं बहुत पुरानी समय से राजनीति कर रहा हूँ, 6ठी बार सांसद हूँ। मैंने किसान को पहली बार इतना प्रसन्न देखा है जितना आज वो प्रसन्न है किसान। कारण है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मौसमी सिंह भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। लखनऊ में इस वक्त वो मौजूद है। मौसमी, सुबह सुबह आपकी मुस्कान देखकर दिन बन जाता है, लेकिन आज वहां की जनता किसका दिन बनाने वाली है, या यूं कहें आने वाले 5 साल? जी देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आप चुनाव देखें तो वो मिडिल पॉइंट पर आ गया है। इसलिए अब अवध क्षेत्र जो है वो वोट डालेगा और अवध क्षेत्र में प्रदेश की राजधानी भी आती है। और क्योंकि हम लखनऊ में हैं तो मुस्कुराएंगे तो है ही, और मुस्कुरा इसलिए भी ज्यादा रहे कि आपको बता दूं कि मैं उस स्कूल में खड़ी हूँ जहाँ पे मैंने सबसे पहले पाठशाला में कदम रखा था। जी हाँ, 4 साल की उम्र
सितंबर में यहीं से मैंने अपने स्कूल की शुरुआत की थी, तो इसलिए भी खास हो जाता है। और आज मुझे भी वोट डालना है तो इसलिए और खास हो जाता है। इसलिए वोटर्स से अपील करेंगे हम कि आप बाहर जरूर निकलिए और वोट डालिए, और अवध जो है वो दिखा दे कि कितना दम है अवध में और कितनी शान है अवध में, क्योंकि शान वोट से ही आएगी। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में जो 9 सीटें हैं जहां हम खड़े हैं वो लखनऊ सेंट्रल यानी कि मध्य में आता है, और यहाँ पे ये इलाका काफी वीवीआईपी इलाका है। हालांकि अगर कहें तो व्यापारियों का काफी दबदबा रहा है, काफी निर्णायक वोटर है, पर जिस स्कूल में हम खड़े हैं यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मायावती खुद वोट करने यहाँ पे आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो अभी किसी भी क्षण आ सकती है वोट डालने के लिए, और लखनऊ में कई हाई प्रोफाइल नेता आज वोटिंग करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है अगर आप देखें क्योंकि अगर इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या काफी ज्यादा है, और लगभग आधे से ज्यादा जिलों में अवध के वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो देखना होगा अवध, जो कि कहा जाता है कि काफी बीजेपी के फेवर में गया था 2017 में, और कहा जाता है कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो किस तरह से डिसाइड करता है वोट करने के लिए। और तो आज का बड़ा दिन, और अपने वोटों का, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलिए, वोट डालिए। हम भी जल्दी से आपको अपना निशान दिखाएंगे। बिल्कुल मौसमी। और चलिए अब कुमार अभिषेक का रुख करते हैं, वो भी लखनऊ में ही मौजूद है। कुमार, लंबे वक्त से आप उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, अलग अलग हिस्सों में आप गए हैं, वोटर्स का मन आपने टटोला है, आपका आंकलन क्या कहता है? क्या उत्तर प्रदेश बदलाव चाह रहा है, और अगर हां तो किस तरह का? देखिए, इसे अभी कहना तो बड़ा मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है या उत्तर प्रदेश वही चाहता है, ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जैसे मौसमी बता रही थी कि वो वहां वोट करेंगी, तो मैं इस बूथ पर वोट करूंगा क्योंकि लखनऊ में ये मेरा बूथ है। और इसी जगह पे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उनका भी वोट है। मौजूद है। 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। 3 मुद्दों पे आपके लिए आज कितना इम्पोर्टेंट है ये? अरे ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे फादर साहब के बिना ये पहला चुनाव है, एंड एग्जैक्टली 5 साल पहले आज के दिन मैं अपने पापा के साथ बूथ पे जा रही थी, एंड यू नो ही इज नॉट अराउंड आज, तो ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग दैट ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें आपने पार्टी तो अशोक सिंघल अदिति सिंह से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अदिति सिंह कांग्रेस में थी और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई, और बता रही थी कि किस तरह से आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब कमल खिलने वाला है पहली बार रायबरेली में। आपका मुकाबला किससे? Congress party had won 4 seats. Sorry, 2 seats. 2 So seats. What are you expecting? How many seats? बीजेपी इज गोइंग टू विन ऑलमोस्ट ऑल सीट्स, एंड कांग्रेस का तो खाता नहीं खुलेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस का वजूद यहाँ पर संकट में है? कांग्रेस का वजूद रायबरेली में संकट में है। डेफिनेटली वजूद अगर आपको बनाए रखना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और अभी आज की 10 तारीख को पता भी चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर कैंप किया था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आए, क्या लगता है आपको गांधी परिवार का कोई असर नहीं रहने वाला है? राहुल गांधी जी नहीं आए थे, प्रियंका जी 2 दिन के चुनाव के टाइम तो आती ही है, चुनाव के टाइम तो उनको दिखना ही दिखना होता है। अदिति, इस बार के चुनाव में महिला वोट बैंक पर बहुत भरोसा है बीजेपी को और आपको? डेफिनेटली भरोसा किस आधार पे? काम के आधार पे भाई साहब, मैडम। काम पिछले 16 बेस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मायावती को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 2017 की अगर बात की जाए, पिछली बार के चुनाव की अगर बात की जाए, तो अवध क्षेत्र में कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं दिखा पाई थी मायावती की पार्टी, लेकिन इस बार देखना होगा क्या अपना खाता बीएसपी महत्वपूर्ण सीटों पर खोल पाती हैं। और ये मायावती की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वोट देने के लिए मायावती पहुंची हैं।
संतोष शर्मा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, हम सीधी तस्वीरें मायावती की दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए वो पहुंची हैं और अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बसपा प्रमुख मायावती ने आखिरी मौके पर आए बीजेपी और सपा के चेहरों को न केवल टिकट दिया बल्कि उनके लिए पहले से अपने घोषित प्रत्याशी भी बदल दिए थे और कहीं ना कहीं अवध के क्षेत्र में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए, अवध के क्षेत्र में ही नहीं, मायावती ने तमाम जगहों पे, चाहे वो पश्चिम से जहां से उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हुआ है अभी तक चौथे चरण में, लगभग हर चरण में मायावती ने ऐसी जगहों पर कुछ प्रत्याशी उतार दिए जिसने ये मुकाबला जो अमूमन कहा जा रहा था कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो त्रिकोणीय हो गया। कहीं कहीं पर बीएसपी फाइट में है। ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती के द्वारा जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई, जो एंटी इनकम्बेंसी, जो बीजेपी के जिन लोगों को टिकट दिया गया या समाजवादी पार्टी में जो लोग छोड़ करके गए, मलिहाबाद में अगर हम बात करें तो मलिहाबाद से जिस व्यक्ति को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया उसको कांग्रेस ने दे दिया। तो ये मायावती की ही नहीं, कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी रही। जो भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर टिकट नहीं पाया उनको लगा कि ये टिकट जीत सकता है। सरोजिनी नगर में शंकरी सिंह को टिकट नहीं दिया गया तो लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए तो बबलू सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसे उदाहरण है जहां पर कांग्रेस और बीएसपी दोनों ने ही ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है। लखनऊ 9 विधानसभा सीटों का है और आज अगर हम बात करें तो यहां से कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह, आशुतोष टंडन, नीरज बोरा, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी की साख दांव पर लगी हुई है। वो तो खुद या मैदान में है या फिर उनके क्षेत्र के खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, उनके मध्य में वो वोट करेंगे। उसके साथ ही महेंद्र सिंह रहे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, स्वाति सिंह जिनको टिकट नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में भी आज चुनाव होना। तो ये जो 9 विधानसभा का जो लखनऊ का समीकरण है वो आज बहुत अहम हो जाता है। और लखनऊ से ही अवध का अगर ये कहा जाए, अवध से पूर्वांचल का प्रवेश द्वार शुरू होता है। पूर्वांचल में अब अगले चरण में मतदान चला जाएगा, वहां से पोलिंग शुरू होगी। तो जो अवध से हवा बनेगी वो जिसके भी पक्ष में होगी वो कहीं ना कहीं असर डालेगी अगले चुनाव में। तो लिहाजा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए ये चरण बेहद अहम हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। और अगर मायावती की ही बात करें तो हमने देखा कि किस तरह से बागियों को खूब टिकट बांटा मायावती ने। और साथ ही पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में मुख्य फाइट में रही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सरदर्द किसी के लिए बनती दिख रही है तो वो सपा के लिए है। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लिए अगर चैलेंज है तो बीजेपी तो सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं साइड से जो कहते हैं ना कि कट मार रही है, वो बीएसपी भी कट मार रही है। पश्चिम में तमाम जगहों पर सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है तो जाहिर है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होना था। जो वोट बैंक को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपना एमवाई फैक्टर के साथ मैदान में उतर रही थी कि मुस्लिम यादव फैक्टर में वो काम उसको जीत हासिल होगी। तो ऐसे में मायावती ने जब वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया तो ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में हुई। ऐसे में जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय हो गया, ये वजह थी। अच्छा, दूसरी चीज, मायावती ने दूसरे लोगों को इसलिए भी टिकट दिया क्योंकि चुनाव से पहले मायावती के अपने खेमे में जो उनके लोग थे वो छोड़ के चले गए। ये भी बिल्कुल मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी कोई चला गया, कोई बीजेपी में भी शामिल हुए। लिहाजा मायावती के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि बड़े दिग्गजों को दरकिनार करके उसने टिकट दिया हो। जो लोग दूसरे दलों से आए उनको लगा कि जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं या खेल बिगाड़ सकते हैं, सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं, तो उन लोगों को टिकट दिया। लिहाजा इस बार का जो चुनाव है वो सपा और भाजपा के बीच में तो दिख ही रहा, लेकिन मायावती ने कई जगहों पर जो वोट बैंक में जो सेंधमारी करने वाले कैंडिडेट्स खड़े किए उससे इनका गणित बिगाड़ दिया है। जो वोट बैंक का गणित है, जो जातिगत गणित है, वो बिगाड़ा हुआ है। मायावती अभी पोल कर रही है। इसके साथ ही ये काफी दिलचस्प होगा कि मायावती की ये रणनीति और ये जो दाव चला है वो कितना सफल रहता है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको लगातार उनकी दिखा रहे थे, वोट डालकर वो निकल चुकी हैं। मौसमी का हम रुख करते हैं। मौसमी, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मायावती सुबह सुबह पोलिंग बूथ खुलते ही पहुंच गई।
मौसमी का रुख करेंगे। मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। कुमार, आपके पास आते हुए, आप भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। पिछली जो दौर की वोटिंग्स हुई, हमने उस पर देखा कि किस तरह से ध्रुवीकरण, किसान, गन्ना और यादव लैंड, ये मुख्य मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द चुनावी प्रचार भी घूमा। अगर अवध क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि अब रीजन बिल्कुल बदल गया है, यहां पर मुख्य मुद्दे कौन से हैं, कौन से मुद्दे हावी होते नजर आ रहे हैं? देखिए, अवध क्षेत्र में अगर लोगों के बीच या गांव और खेत खलिहानों की बात की जाए तो वहां सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त छुट्टा पशुओं का है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये कहा है कि छुट्टा पशु पर वो कोई ना कोई नीति लेकर के आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अगर शहर के बाहर आप निकल जाएं, गांव, खेत, खलिहान उस तरफ जाएं, तो ये मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा हावी है। दूसरी बात, जिस तरीके से आतंकवाद की एंट्री हुई है इस चरण में, उसके बाद ये पूर्वांचल तक जाएगा, ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है। वैसे मैं आपको पहले दिखा दूं कि यहाँ पर चुनाव शुरू हो चुके हैं, सुबह से वोटिंग पड़नी शुरू हो गई है और लोगों का लगातार आना जाना चल रहा है, लोग वोट करके निकल रहे हैं। और लखनऊ अमूमन थोड़ा कहते हैं ना कि अलसाया हुआ शहर रहता है और यहाँ पर धीरे धीरे लोग वोट पोलिंग बूथ पर आते हैं। जैसी लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने पहले दूसरे चरण में अलग अलग जगहों पर देखी हैं, अब अमूमन लखनऊ में उस तरह की कतारें बहुत कम दिखती हैं। लेकिन लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है और इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसमें वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम दिख रहा है। जो अगर आप मुद्दे की बात कर लें तो मुद्दों में सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त पश्चिम से जो चला था वो लॉ एंड ऑर्डर है, वो भी इस वक्त काम कर रहा है। यूथ अनरेस्ट जिसकी चर्चा होती है हमेशा से कि जो रोजगार का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा छुट्टा पशुओं का मुद्दा इस वक्त ज्यादा है। लेकिन लखनऊ शहर के लिए ये मुद्दे कम से कम छुट्टा पशुओं का नहीं है। यहाँ और कैंट विधानसभा के सभी लोगों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया, सर्व समाज ने। ब्रजेश पाठक के लिए मुद्दा क्या है यूपी में? देखिए, हमारा संकल्प पत्र जारी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी वही हमारा मुद्दा है। ये चलते साथ और शेष जो है वो सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल के लिए हम लोग काम करते हैं और आगे भी लगातार जनहित के लिए, जनता की समस्याओं के लिए हम काम करते रहेंगे। अपनी वाइफ के साथ आए हैं और आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर देख रहे हैं। हमारे साथ साथ वो अंदर जा रहे हैं और हनुमान सेतु में दर्शन करेंगे बजरंगबली के। बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। ब्रजेश जी, अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं, ब्रजेश जी अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, आप कैसे देखते? उनके दिमाग में भूत नाच रहा है, 10 तारीख के बाद वो खुद ही भूत हो जाएंगे, आप देखते रहिए। और देखिए, हम ब्रजेश जी के साथ पावन भूमि में यहाँ आ गए, हनुमान सेतु बजरंगबली का मंदिर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले श्री गणेश से शुरुआत करते हुए ब्रजेश पाठक, आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर देख पा रहे हैं। इस वक्त अपनी वाइफ के साथ मौजूद हैं ब्रजेश जी और यहाँ पर फूल अर्पण करते हुए और मंदिर का घंटा बजाते हुए। एक बड़ा दिन है ब्रजेश पाठक के लिए। आप तस्वीरें ये लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर, क्योंकि ये सीट लखनऊ कैंट की बहुत जरूरी है। पिछली बार दूसरी सीट से थे पर इस बार बीजेपी ने इनकी सीट बदली। हालांकि पॉलिटिकल पंडित ऐसा बताते हैं कि ब्रजेश पाठक जहां से भी लड़ते हैं उनकी जीत सुनिश्चित कही जाती है, पर अब देखना है कि इस बार क्या होता है। और ये देख सकते हैं, प्रसाद यहाँ पर लिया है, माला उनको पंडित जी पहना रहे हैं और आप लगातार तस्वीरें यहाँ पर आज तक पर देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव। मैम, क्या लगता है यूपी के मुद्दे क्या है? ये हमारे साथ मौजूद है ब्रजेश जी की वाइफ। क्या लग रहा है यूपी के मुद्दे क्या है? देखिए, हम लोगों ने 5 साल हमारी सरकार रही है, भरपूर काम किया है और जो मुद्दे अगर बचे होंगे तो वो पुनः सरकार बना करके हम मुद्दों को पूरा करेंगे। चेंज होने का कोई असर नहीं है। लखनऊ कैंट से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक जो अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे हैं मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए।